वी हैव ऑलरेडी डिस्कस द होल प्रोसेस ऑफ ABC. सारा प्रोसेस हमने क्लियर कर दिया है. अभी हम लोगों ने क्या करना है, अब थोड़ा सा देयर इज अ बिट थ्योरेटिकल सम कॉन्सेप्ट्स व्हिच यू नीड टू अंडरस्टैंड, प्लस देयर इज एन अपेंडिक्स लेफ्ट. उसके अलावा वी आर डन विद दिस चैप्टर, हम पूरा प्रोसेस कर चुके हैं. जस्ट टू गिव यू अ रिकैप ऑफ द होल चैप्टर, वी स्टार्टेड ऑफ विद ABC कि ABC है क्या, उसमें कॉस्ट पूल्स होते हैं, एक्टिविटीज़ होती हैं. सो इन द फर्स्ट स्टेज एलोकेशन व्हाट यू डू, यू कलेक्ट ऑल द कॉस्ट इन द कॉस्ट पूल, एंड द कॉस्ट ओवर हियर इज ओवरहेड कॉस्ट. यहाँ पे डायरेक्ट कॉस्ट नहीं है, डायरेक्ट कॉस्ट अलग से है. सो वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट डायरेक्ट कॉस्ट इन ABC, वी आर कॉस्टिंग अबाउट ओवरहेड्स, बट वी आर टॉकिंग अबाउट ओवरहेड्स इन द होल ऑर्गेनाइजेशन. सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग का ओवरहेड नहीं, सारी ऑर्गेनाइजेशन का. सो दैट मीन्स द डिफरेंस in the product cost of ABC and a traditional system would be simple कि traditional system में direct material, direct labor overheads factory overhead, जबकि ABC में overheads of the factory, most overheads but not all. एक second, all the overheads in the organization which are non-manufacturing, उसमें से भी ओवरहेड्स मोस्ट बट नॉट ऑल, और जो फैक्ट्री के हैं वो ऑलमोस्ट ऑल, कुछ बीच में से हट जाएंगे. दोबारा रिपीट कर लेते हैं, ये बिल्कुल आपकी शुरू की स्लाइड्स में था कि जहाँ पे आपको डिफरेंस गिवन था दोनों ओवरहेड्स के, दोनों प्रोडक्ट कॉस्ट के दरमियान, और वहाँ पर आपको क्लियर कट बताया हुआ था कि कौन कौन से ओवरहेड्स जो हैं वो यहाँ पर इंक्लूडेड हैं. हमने कहा था कि मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट में, ट्रेडिशनल सिस्टम में प्रोडक्ट कॉस्टिंग में सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट होती है और बस, नॉन मैन्युफैक्चरिंग बिल्कुल नहीं होती. वेयर एज इन ABC वी हैव मोस्ट बट नॉट ऑल ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, ठीक है, और सम ऑफ द नॉन मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, ये प्रोडक्ट कॉस्ट में होती है. अच्छा, फिर इसके बाद आप क्या करेंगे, आपके पास एक बार कॉस्ट पूल्स बन गए, यू नीड टू फाइंड आउट द रेट्स. रेट्स किस तरह फाइंड आउट होते हैं, एग्जैक्टली इन द सेम वे जिसमें हम लोगों ने पहले किया था POHR, यानी एस्टिमेटेड कॉस्ट. यहाँ पे हम सारी कॉस्ट ले लेते हैं जो कि कॉस्ट पूल के अंदर है, डिवाइडेड बाय दी एक्टिविटी, जो भी उसका एक्टिविटी मेजर है या कॉस्ट ड्राइवर है, ठीक है, उसे डिवाइड कर देंगे. अब वहाँ पे क्या था कि सिर्फ एक कॉस्ट ड्राइवर होता था, विच इज़ अ प्लांट वाइड एक्टिविटी. एक एक्टिविटी जो कि प्लांट वाइड होगी वो पूरे कॉस्ट को डिवाइड कर देगी. यहाँ पर हर कॉस्ट पूल की अलग एक्टिविटी है, तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे एक्टिविटीज़ ज़्यादा हैं, यहाँ पे कॉस्ट पूल्स ज़्यादा हैं. अब क्या होगा कि जब यहाँ पे एक्टिविटीज़ ज़्यादा हैं, कॉस्ट पूल्स ज़्यादा हैं, तो आपके पास जो रेट्स आएंगे वो भी ज़्यादा होंगे, ठीक है, 5 होंगे या 6 होंगे, जो भी है व्हाटएवर. लेकिन हमने कहा था 5 होते हैं, ठीक है, 5 लेयर्स ऑफ एक्टिविटीज़ होती हैं, तो 5 होंगे, मैक्सिमम 5 होंगे. आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हो सकता है 4 हो जाएँ, 3 हो जाएँ. ओके, ये भी हो गया. फिर इसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि हम प्रोडक्ट कॉस्ट को फाइंड आउट कर सकते हैं, हम कस्टमर की कॉस्ट को फाइंड आउट कर सकते हैं, हम प्रोडक्ट मार्जिन को फाइंड आउट कर सकते हैं, हम कस्टमर मार्जिन को फाइंड आउट कर सकते हैं, हम ऑर्गेनाइजेशन का पूरा ओवरऑल इनकम फाइंड आउट कर सकते हैं. याद रखें, ओवरऑल इनकम वुड बी द सेम, लेकिन अगर आप प्रोडक्ट कॉस्ट फाइंड आउट करें, सो इट विल बी डिफरेंट अंडर ट्रेडिशनल एंड अंडर ABC. क्यों डिफरेंट होगा, 3 रीजंस, ये इनकी वजह से, ठीक है. पहला रीजन तो ये हो गया कि मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ट्रेडिशनल में ऑल इज इंक्लूडेड, whereas in ABC most of the manufacturing costs but not all, and some of the non-manufacturing cost is also included. अब इसका ये मतलब नहीं हो कि आप ये समझे कि हमेशा ABC ज़्यादा होगा, कभी ज़्यादा होगा कभी कम होगा, दोनों चीज़ें हो सकती हैं. ये एक डिफरेंस था. सेकेंड डिफरेंस हम लोगों ने ये देखा कि यहाँ पर चूंकि हमारे पास कॉस्ट ड्राइवर्स ट्रेडिशनल में हमारे पास सिर्फ एक होता है, whereas in ABC सबसे ज़्यादा है, ठीक है, नंबर ऑफ कॉस्ट पूल्स ज़्यादा है, आपके पास कॉस्ट ड्राइवर्स ज़्यादा हैं. अब ये जो एक्टिविटी मेजर हैं ये भी 2 किस्म के हम लोगों ने पढ़े. हमने कहा कुछ वॉल्यूम बेस्ड होते हैं, कुछ नॉन वॉल्यूम बेस्ड होते हैं. अब होता ही है कि जब हम बात करते हैं ट्रेडिशनल सिस्टम की, उसमें वॉल्यूम बेस्ड होता है, वेयरएज इन ABC वी हैव बोथ ट्रांजैक्शन एंड ड्यूरेशन, दोनों चीज़ें होती हैं, इस वजह से भी डिफरेंस आएगा. तो ये 2-3 चीज़ें हैं जो कि आपके पास डिफरेंट आएंगी दोनों किस्म के सिस्टम्स के अंदर, ठीक है. सो दिस इज व्हाट वी हैव डन सो फार. अगर इसमें आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं. जी क्लास, एनी क्वेश्चन? आपको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बता चुका हूं कि क्या क्या एग्जाम में आएगा, और हम एक क्वेश्चन भी यहाँ पे कर चुके हैं लास्ट क्लास में जो कि एग्जाम से क्वेश्चन से थोड़ा नज़दीक था. सो दिस इज द फर्स्ट डिफरेंस.
ओके, दिस इज द सेकेंड डिफरेंस एंड दिस इज द थर्ड वन। ये 3 डिफरेंसेस हैं। हमने यहां से स्टार्ट करना है। करें स्टार्ट आज का? ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद टुडेज वर्क, टारगेटिंग प्रोसेस इंप्रूवमेंट। नाउ व्हाई आर वी डूइंग ऑल दिस थिंग? ये हम लोगों ने एबीसी कॉस्टिंग की है, बेसिकली हम लोग क्यों कर रहे हैं? हम इसलिए कर रहे हैं सो दैट वी कैन इंप्रूव द प्रोसेस। किस तरीके से? एक्टिविटी बेस्ड मैनेजमेंट इज यूज्ड इन कंजंक्शन विद एबीसी टू आइडेंटिफाई एरियाज दैट वुड बेनिफिट फ्रॉम प्रोसेस इंप्रूवमेंट। अब ये जो एबीसी कॉस्टिंग जो है, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, ये हेल्प करती है एक्टिविटी बेस्ड मैनेजमेंट को। एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग वुड हेल्प एक्टिविटी बेस्ड मैनेजमेंट। मार्कर। ओके, पॉज कर दें थोड़ी देर के लिए। सो लेट्स टॉक अबाउट एबीसी एंड एक्टिविटी बेस्ड मैनेजमेंट। सो वी आर यूजिंग एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग and through this costing we will be doing activity based management. ठीक है, activity based management। Now let's suppose we are doing activity based management. Let's go back to our example। वहां पे हमारे पास different cost pools थे। अगर cost pools different हैं तो हम different cost pools को देख रहे हैं कि उस cost pools के अंदर कौन कौन सारी cost है। अब it's easier for you to improve the process by controlling those activities directly। Order जनरेटिंग एक्टिविटी, उसका कॉस्ट पूल आप देख लें। अब आपको पता है कि ये सिर्फ ऑर्डर जनरेटिंग का कॉस्ट पूल है। इसके अंदर जो भी कॉस्ट है वो सारी की सारी ऑर्डर से रिलेटेड है। तो अगर वो उसकी कॉस्ट ज्यादा है तो आप कहेंगे यार अपने ऑर्डर के प्रोसेस को इंप्रूव करें, आपके पास आसान है, आसानी हो गई है थोड़ी सी। ठीक है। While the theory of constraints approach discussed in chapter 1 is a powerful tool for targeting improvement efforts, activity rates can also provide valuable clues. Now let's go to those rates, वो जो rates निकाले थे। अब वो रेट जो आपने निकाले हैं वो सिर्फ इसके इस्तेमाल के नहीं है कि उससे प्रोडक्ट कॉस्ट फाइंड आउट कर लो, उससे कस्टमर कॉस्ट फाइंड आउट कर दो। वो इसलिए भी इंपॉर्टेंट है कंपैरिजन के लिए। क्लूज, वो आपको क्लूज देते हैं। किस तरह? लेट्स कंपेयर इट विद सम अदर ऑर्गेनाइजेशन। उसका ये रेट कितना है? अगर उसका ये रेट कम है तो इसका मतलब वो आपसे ज्यादा एफिशिएंट है। वो ज्यादा कस्टमर्स को, या तो देखें अगर रेट कम है इसका 2 मतलब हो सकते हैं, कॉस्ट डिवाइड बाय एक्टिविटी, दिस इज द फॉर्मूला ना। या तो इसकी कॉस्ट कम है, आपकी कॉस्ट है 100 और आपकी एक्टिविटी है 10, आपका रेट इज 10। ओके, या तो उसकी कॉस्ट 90 है 0.9, या सेम कॉस्ट में वो एक्टिविटी ज्यादा कर रहा है। कोई एक रीजन तो है, ठीक है, कोई एक रीजन तो है कि वो आपसे अच्छा आ रहा है। ठीक, सॉरी दिस इज नॉट 0.9, दिस इज 9। तो फिर आप अपने प्रोसेस को इंप्रूव कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि नहीं यार मेरे रेट्स बहुत ज़्यादा हैं, एक्टिविटी रेट्स, इनको कम करना है। तो आप अपनी एक्टिविटी को फोकस करें, इस एक्टिविटी में या तो कॉस्ट को इंप्रूव करें, कम करें, या फिर एक्टिविटी सेम कॉस्ट में रहते हुए एक्टिविटी को ज़्यादा करें। मतलब मैं सेम पैसे तनख्वाह दूं शमशेर को, पहले ये 100 कॉल्स अटेंड करता था, अब मैं इसे कहूँ कि इतने ही पैसे दूंगा लेकिन इसमें 150 कस्टमर्स को आपने डील करना है। तो इस वजह से मेरे ये जो रेट्स हैं ये कम हो जाएंगे, मेरी प्रोडक्ट कॉस्ट कम हो जाएगी, मेरी कस्टमर कॉस्ट कम हो जाएगी, मेरे मार्जिन्स ज़्यादा हो जाएंगे। गॉट दिस आइडिया? गॉट दिस आइडिया? ओके। वी कैन ऑल्सो डू बेंचमार्किंग। बेंचमार्किंग याद है ना क्या चीज़ होती थी? बेंचमार्किंग, किसी एक को बेंचमार्क बना दें, ठीक है, किसी एक को बेंचमार्क बना दें। नॉर्मली जो अच्छी कंपनीज होंगी वी विल मेक देम ए बेंचमार्क। बेंचमार्किंग कैन बी यूज्ड टू कंपेयर एक्टिविटी कॉस्ट इन्फॉर्मेशन विद वर्ल्ड क्लास स्टैंडर्ड्स ऑफ परफॉर्मेंस। कोई स्टैंडर्ड्स ले लें जो कि ऑलरेडी आपको बता रहा हो कि ये स्टैंडर्ड है, तो आप देखें कि अगर उसका ये स्टैंडर्ड है तो आपका इससे कम, आपका इससे ज़्यादा क्यों आ रहा है। आपने इसके बराबर लेकर आना है अपने आप को, ठीक है। आप अपने आप को इंप्रूव करें। उसकी एक्टिविटी रेट कम है, आपकी एक्टिविटी रेट ज़्यादा है, तो इसको कम करें। गॉट द आइडिया? गॉट द आइडिया क्लास? बेंचमार्क किसी भी अच्छी ऑर्गेनाइजेशन का, या तो उसको देख लें कि उसका एक्टिविटी रेट क्या है, या ऑलरेडी स्टैब्लिश्ड स्टैंडर्ड होते हैं वो देख लें वो क्या है। उन्होंने ऑलरेडी कहा होगा, जिस तरह आप लोग का जनरल एक वो है ना कि करंट एसेट की रेशो कितनी होनी चाहिए, जनरल कितनी होनी चाहिए, करंट एसेट रेशो याद है? नहीं यार, करंट एसेट्स डिवाइड बाय करंट लायबिलिटीज, दिस शुड बी
अगर ये इस तरह है तो इसका मतलब एसेट्स बराबर हैं लायबिलिटीज के। ये कब अच्छी है कि जब लायबिलिटी तो एक हो लेकिन एसेट्स ज्यादा हो ना, ठीक है। सो इट शुड बी मोर देन 1, एक से ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। तो ये एक स्टैंडर्ड है, बस एक स्टैंडर्ड है। हो सकता है कि उस, लेकिन फिर आपने ये देखना है कि ऐसा ना हो कि आपकी इंडस्ट्री में सब लोग 5 पे बैठे हो और आप 1 पे बैठे हो, खुश हो रहे हो 2 पे, ये तो बहुत अच्छा है, ठीक है। तो आपने फिर बेंचमार्क बनाना है। तो बेंचमार्क या तो इंडस्ट्री में से किसी को ले लें, इंडस्ट्री लीडर को, और या फिर जो ऑलरेडी स्टैब्लिश्ड स्टैंडर्ड ऑफ परफॉर्मेंस है उसको ले लें। क्लियर हो गया इजन? ओके। एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग एंड एक्सटर्नल रिपोर्टिंग। मोस्ट कंपनीज डू नॉट यूज एबीसी फॉर एक्सटर्नल रिपोर्टिंग। रिमेंबर हमने कहा था कि मैनेजरियल अकाउंटिंग इज ऑल अबाउट इंटरनल रिपोर्टिंग, इसमें एक्सटर्नल कोई चीज नहीं है, ठीक है। आप इसको भी एक्सटर्नल के लिए इस्तेमाल नहीं करते। क्यों? एक्सटर्नल रिपोर्ट्स आर लेस डिटेल्ड देन इंटरनल रिपोर्ट्स। एक्सटर्नल रिपोर्ट आपकी बैलेंस शीट है, उसमें डिटेल्स नहीं होती, डिटेल्स आगे जाके होती हैं, ठीक है। सो एक्सटर्नल रिपोर्ट्स आर लेस डिटेल्ड। एक, इट मे बी डिफिकल्ट टू मेक चेंजेस टू द कंपनीज अकाउंटिंग सिस्टम। अब अगर आप कहते हैं कि इसको मैं बाहर वो करूं और फिर मैं एबीसी कॉस्टिंग पे आ जाऊं, तो ये मुश्किल काम है, पूरा सिस्टम को चेंज करना पड़ेगा। एबीसी डज नॉट कन्फॉर्म टू गैप। सबसे बड़ी बात कि मैनेजरियल अकाउंटिंग की बहुत सारी चीजें गैप प्रिंसिपल्स के मुताबिक नहीं है, ठीक है। सो दैट्स व्हाई इट इज डिफिकल्ट टू डू एक्सटर्नल रिपोर्टिंग। ऑडिटर्स मे बी सस्पेक्ट ऑफ द सब्जेक्टिव एलोकेशन प्रोसेस बेस्ड ऑन इंटरव्यूज विद एम्प्लॉइज। अब इसमें सब्जेक्टिव चीजें ज्यादा हैं। ये जो हम लोगों ने कॉस्ट पूल्स बनाए, ये किस तरह बनाए आपने कौन कौन सी एक्टिविटीज कहां पे रखी, आप क्या समझते हैं कि ये एक्टिविटी इस कॉस्ट पूल में आनी चाहिए या नहीं आनी चाहिए, तो थोड़ा बहुत सब्जेक्टिव है। हमने कहा ना हम अपने पास्ट परफॉर्मेंस, पास्ट ट्रेंड देख रहे होते हैं या पास्ट रिकॉर्ड्स देख रहे होते हैं, वो क्या है उसके मुताबिक हम डील करते हैं, या हम एम्प्लॉइज से पूछते हैं। तो फिर जहां पे ये चीजें बातें आ जाएं वहां पे सब्जेक्टिविटी आ जाती है। तो इस वजह से वो कह रहे हैं कि ये सब्जेक्टिव है, तो आप लोग एबीसी को एक्सटर्नल रिपोर्टिंग के लिए इस्तेमाल ना करें। नाउ लिमिटेशंस ऑफ एबीसी। व्हाट आर लिमिटेशंस ऑफ एबीसी? एबीसी क्यों अच्छा नहीं है या वो कहां पर लिमिट करता है? सब्सटैंशियल रिसोर्सेज रिक्वायर्ड टू इम्प्लीमेंट एंड मेंटेन। हमने देखा ये थोड़ा मुश्किल है आम सिस्टम से, थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, तो यू विल हैव टू यूज रिसोर्सेज, और अच्छे खासे रिसोर्सेज आपको इस्तेमाल करने पड़ेंगे। डिजायर टू फुली एलोकेट ऑल कॉस्ट टू प्रोडक्ट्स। अब यहां पे हम लोगों ने कहा था कि देखिए मैन्युफैक्चरिंग भी नॉन मैन्युफैक्चरिंग भी सब आपने प्रोडक्ट्स को एलोकेट करना है। सो दिस इज अ लिमिटेशन। डज नॉट कन्फॉर्म टू गैप, ये हम लोगों ने बात कर ली। टू कॉस्टिंग सिस्टम्स में बी नीडेड, हमने कहा था कि ये साइड बाय साइड चलेगा, ये नहीं हो सकता ट्रेडिशनल को हटा दें और एबीसी को छोड़ दें, ये साइड बाय साइड चलेगा। सो यू वुड नीड टू सिस्टम्स। पोटेंशियल मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ अनफेमिलियर नंबर्स। अब एबीसी फेमिलियर नहीं है क्योंकि ये हर जगह पे नहीं होती, इसलिए हर किसी को नहीं पता कि ये क्या होती है। जब लोगों को नहीं पता होता तो फिर मिस इंटरप्रिटेशन होती है, लोग इसको गलत तरीके से इंटरप्रेट कर सकते हैं। रेजिस्टेंस टू अनफेमिलियर नंबर्स एंड रिपोर्ट्स। अब चूंकि ये चीज थोड़ी मुश्किल है, अनफेमिलियर है, सो योर एम्प्लॉइज वुड रेजिस्ट। वो कहेंगे नहीं नहीं सर क्या करते हैं, किसको करते हैं, बस ट्रेडिशनल सिस्टम चल रहा है वो अच्छा है, ठीक है। सो दीज आर दी लिमिटेशंस ऑफ एबीसी। जी क्लास क्लियर? ओके, now ABC action analysis, this is a topic from the appendix, ठीक है। appendix का topic है ABC action analysis. Now what we need to do over here, we need to make an action analysis report using activity based costing and interpret the report. हमने एक रिपोर्ट बनानी है जो कि ABC के ऊपर बेस करती हो और उसको एनालाइज, उसको इंटरप्रेट करना है कि उसका मतलब क्या है। Conventional ABC analysis does not identify potential relevant cost. जो हमने ABC पढ़ा वो कहता है अच्छा है, सही है, लेकिन इसका मसला ये है कि ये एनालिसिस does not identify potentially relevant cost. जो कि potential relevant cost हो सकती है उसको ये आइडेंटिफाई नहीं करता। Do you remember the concept of relevant cost? लास्ट टाइम हमने पढ़ा था पिछले कोर्स में। नहीं याद नहीं आ रहा? रेलेवेंट कॉस्ट, रेलेवेंट कॉस्ट याद है? नहीं याद? रेलेवेंट कॉस्ट हमने कहा था वो कॉस्ट जो कि डिसीजन मेकिंग में रेलेवेंट हो, इंपॉर्टेंट हो, जो उसके अंदर इस्तेमाल हो, जिसकी बेस पर डिसीजन लेना है। जिसकी बेस पर डिसीजन नहीं लेना वो इररेलेवेंट कॉस्ट होती है, ठीक है। डू यू रिमेंबर दिस?
डिसीजन मेकिंग का चैप्टर याद है, उसमें हम लोगों ने ये बात पढ़ी थी। ओके, सो नाउ कन्वेंशनल एबीसी एनालिसिस डज नॉट आइडेंटिफाई पोटेंशियली रेलेवेंट कॉस्ट। अब ये जो सिस्टम है ये आपको वो कॉस्ट जो कि आप यहां पर इस्तेमाल करेंगे उसके बारे में नहीं बताती। तो फिर क्या करना है, फिर एक्शन एनालिसिस रिपोर्ट वुड बी नीडेड। ये जो रिपोर्ट हम कह रहे हैं ना कभी बनाना सीखेंगे, एक्शन एनालिसिस रिपोर्ट, ये जरूरी है। क्यों? ये काम करती है। ये क्या करती है? शोज व्हाट कॉस्ट हैव बीन असाइन्ड टू अ कॉस्ट ऑब्जेक्ट, कौन सी कॉस्ट ऑब्जेक्ट को असाइन हुई, इंडिकेट्स हाउ डिफिकल्ट इट वुड बी टू एडजस्ट दोस कॉस्ट इन रिस्पॉन्स टू चेंजेस इन द लेवल ऑफ एक्टिविटी। और अगर मैं एक्टिविटी को चेंज करूं तो ये कॉस्ट चेंज होगी या नहीं होगी, या मुश्किल से चेंज होगी या आराम से चेंज होगी, ये आपको ये बताता है। जी क्लास, ये बात समझ आ गई? एक्शन एनालिसिस रिपोर्ट स्टार्ट करें। दोबारा बताओ, ये जो हमने अब तक एबीसी पढ़ा, ये वो कहता है कि अच्छा है लेकिन इतना अच्छा नहीं है। क्यों अच्छा नहीं है? क्योंकि ये हमें पोटेंशियली रेलेवेंट कॉस्ट नहीं बताता। पोटेंशियली रेलेवेंट कॉस्ट क्या है? कि वो कॉस्ट जो आप इस्तेमाल करेंगे उसके बारे में वो नहीं बता रहा। तो फिर वो क्या करना है? फिर ये चीज बनानी है, ये एक्शन एनालिसिस रिपोर्ट ये बनानी है। ये बना लूं तो ये क्या फायदा देगा मुझे? मुझे ये दो फायदे देगा। क्या फायदा देगा? शोज व्हाट कॉस्ट हैव बीन असाइन टू अ कॉस्ट ऑब्जेक्ट, कौन सी कॉस्ट ऑब्जेक्ट को असाइन हुई है। सेकेंडली, ये बताएगा कि कौन सी कॉस्ट को चेंज करना मुश्किल है, कौन सी कॉस्ट को चेंज करना आसान है। इफ योर एक्टिविटी लेवल चेंजेस, एक्टिविटी लेवल के साथ कॉस्ट चेंज होती है ना, कुछ कॉस्ट चेंज होती है कुछ नहीं होती। तो ये आपको बता देगा कि ये वाली कॉस्ट आराम से चेंज होती है, ये वाली कॉस्ट मुश्किल से चेंज होगी, ये वाली कॉस्ट बिल्कुल चेंज नहीं होगी। ये आपको ये बताता है। इस वजह से एक्शन एनालिसिस रिपोर्ट अच्छा है। वो कहता है कि इसको भी पढ़ लें, आपके लिए अच्छा है। जी करते हैं वो, उसने ये नहीं कहा कि वो नहीं करता, उसने कहा करता है लेकिन इतना अच्छा नहीं है। तो इस वजह से वो कहता है कि ये भी एक्शन एनालिसिस रिपोर्ट भी बना लें, ये भी बना लें। ये आपको फर्दर उस पोटेंशियली रेलेवेंट कॉस्ट को आइडेंटिफाई करने में हेल्प आउट करेगा। जाएं आगे, स्टार्ट करें, ये स्टार्ट करें एक्शन एनालिसिस रिपोर्ट। ओके, एबीसी एक्शन एनालिसिस। नाउ कंस्ट्रक्टिंग एन एक्शन एनालिसिस रिपोर्ट बिगिंस विद द फर्स्ट स्टेज एलोकेशन प्रोसेस। सो इट वुड स्टार्ट विद द फर्स्ट स्टेज एलोकेशन। फर्स्ट स्टेज एलोकेशन सबको याद थी, क्या थी? आइडेंटिफाइंग एक्टिविटीज और असाइनिंग ओवरहेड कॉस्ट टू कॉस्ट पूल्स। वो जो परसेंटेज नहीं होती थी उसको जो हम लोग सब एलोकेट करते थे कि 10% इधर जाएगा, 20% इधर जाएगा, 5% इधर जाएगा, वो फर्स्ट स्टेज एलोकेशन है। दैट इज योर फर्स्ट स्टेज एलोकेशन। तो वो कह रहा है कि एक्शन एनालिसिस रिपोर्ट स्टार्ट होती है फर्स्ट स्टेज एलोकेशन से, वहीं से स्टार्ट होगी जहां से एबीसी स्टार्ट हुई थी। ओके, आगे जाएं। इन एडिशन टू कंप्यूटिंग एन ओवरऑल एक्टिविटी रेट फॉर ईच एक्टिविटी कॉस्ट पूल। सेकेंड स्टेज में आपने क्या किया था एबीसी में? एक्टिविटी रेट्स। तो यहां पे क्या कह रहा है? इन एडिशन टू कंप्यूटिंग एन ओवरऑल एक्टिविटी रेट फॉर ईच एक्टिविटी। ये भी करेंगे और फिर इसके साथ क्या करेंगे? एन एक्टिविटी रेट इज कंप्यूटेड फॉर ईच टाइप ऑफ ओवरहेड कॉस्ट दैट इज कंज्यूम्ड सपोर्टिंग अ गिवन एक्टिविटी। तो फिर इसके साथ एक एक्टिविटी रेट उसका भी निकालेंगे, ईच टाइप ऑफ ओवरहेड कॉस्ट। हर ओवरहेड कॉस्ट के लिए भी एक एक्टिविटी रेट निकालेंगे। स्टार्ट करूं? स्टार्ट करें। पहले वाला पॉइंट तो वही सेम है जो उधर किया था हमने, याद है वो एलोकेशन वाला, वो जो एक बहुत बड़ा ग्रिड था, स्लाइड नंबर 16 था कि 18 था, ये वाला, ये फर्स्ट स्टेज एलोकेशन था। ठीक है, ये फर्स्ट स्टेज एलोकेशन है कि आपने कॉस्ट को किस तरीके से कॉस्ट पूल में डिवाइड करना है। मतलब ये कॉस्ट थी इनडायरेक्ट फैक्ट्री वेज, हमने कहा इसका 25% इधर जाएगा इस कॉस्ट पूल में, 40% इस कॉस्ट पूल में, 20% इस कॉस्ट पूल में, 10% इन दिस कॉस्ट पूल, 5% इन दिस कॉस्ट पूल। याद है? ये फर्स्ट स्टेज एलोकेशन है। तो वो ये कह रहा है कि एक्शन एनालिसिस रिपोर्ट वुड स्टार्ट फ्रॉम हियर। ठीक है, ओके।
स्टार्ट करें, गो टू स्लाइड 52. ओके, लेट्स स्टार्ट विथ 52. ओके, लेट्स स्टार्ट क्लास, लेट्स स्टार्ट. ओके, ये याद आ गया, इससे स्टार्ट किया था ना हमने कि ये डिटेल है. अगर आपको याद हो, सबसे पहले प्रोडक्शन, इस डिपार्टमेंट के जितने भी ओवरहेड्स हैं वो सारे ये हैं, इक्वल्स टू 500 प्लस 300 प्लस 120 प्लस 8 9 1 मिलियन था वो. ठीक है, फिर आ जाए नीचे, फिर जनरल एडमिन डिपार्टमेंट के ओवरहेड्स ये हैं, उसके अमाउंट्स ये हैं, और 400 प्लस 50 प्लस 60 ये आ गए. ये मार्केटिंग के आ गए, टोटल 1,810,000. और ये सब एक्टिविटीज के आपके पास आ गए कॉस्ट पूल्स. और ये किस तरह आए? ये उसी मल्टीप्लिकेशन से आए, उस परसेंटेज से जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया. ये जो नाम क्या है, हफीज ने पूछा था. ठीक है, उसी तरीके से ये भी आ गए. ये तरीका सेम है जो हमने एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में किया था, वही सेम तरीका है. यहां ये क्लियर है? जाएं आगे. ओके, उसने कहा था ना पिछली स्लाइड में कि इट वुड स्टार्ट विद दी बिगिंस विद द फर्स्ट स्टेज एलोकेशन. तो फर्स्ट स्टेज एलोकेशन आपने करनी है, ये काम आपने करना है. ये काम हो गया. नेक्स्ट उसने कहा था कि आपको एक्टिविटी रेट्स फाइंड आउट करने हैं. लेकिन उसने कहा दो चीजें. उसने एक तो उसने ये कहा कि एक्टिविटी रेट फाइंड आउट करना है हर कॉस्ट पूल का, और उसके साथ साथ क्या करना है, इन एडिशन टू दैट उसने क्या कहा था, इन एडिशन टू कंप्यूटिंग एन ओवरऑल एक्टिविटी रेट फॉर ईच एक्टिविटी. ये तो करना ही करना है. और एडिशन में क्या करना है, एक और एक्टिविटी रेट निकालने हैं, कुछ और, एक नहीं, मतलब 5-6 जितने भी बनेंगे. एक्टिविटी रेट इज कंप्यूटेड फॉर ईच टाइप ऑफ ओवरहेड कॉस्ट. हर ओवरहेड कॉस्ट का अलग एक्टिविटी रेट भी फिर फाइंड आउट करना है. हमने जो नॉर्मल एक्टिविटी रेट्स फाइंड आउट किए थे वो कैसे किए थे, 320,000, और फिर इसको डिवाइड किया था बाय दी एक्टिविटी. ठीक है, और कस्टमर ऑर्डर का एक्टिविटी कौन सी थी, याद है किसी को? नंबर ऑफ ऑर्डर्स था या नहीं, कुछ और था? नंबर ऑफ ऑर्डर्स था, और वो कितना था? कैलकुलेट एक्टिविटी रेट्स. ये करने के बाद ये था. ठीक है, 1000 कस्टमर ऑर्डर्स. तो पहला 320,000 डिवाइड बाय 1000 इक्वल्स 320. याद आ गया? 320, 630, 19, 14, 70 एंड नॉट एप्लीकेबल. इसको यहां पे लिख दें, ये उठा के वहां पे लिख देंगे. 320, 630, 19, 14, 70. दिस इज पर ऑर्डर, दिस इज पर डिजाइन, दिस इज पर मशीन आवर्स, पर कस्टमर. ठीक है, ये भी हो गया. सो नाउ लेट्स गो बैक टू स्लाइड नंबर 57. तो इसका मतलब 320,000 दोबारा चेक कर लें. Okay ji, class let's start again. Okay, so this is what we've done. So now we have calculated a further examination of 320 कि ये 320 किससे बना है. ये 320 बना है 125 यहां से, 60, 15, 55, 5. तो 320 को 1000 पे डिवाइड करूंगा तो क्या आएगा, वो तो और भी कम हो जाएगा. देखें 3,20,000 को वो तो आपने एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में किया था ना. कितना पोर्शन है, यानी आपसे मैंने कहा ना कि पहले आपने टमाटर को इस तरह काटा. ठीक है, हर एक कॉस्ट पूल अलग अलग आ गया. अब वो कहता है इसको इस तरह करके काटो, ताकि आपको ये भी पता चल जाए कि इस टमाटर के एक पोर्शन के अंदर 320 के अंदर कितना पोर्शन इज इनडायरेक्ट फैक्ट्री वेजेस.
यानी 125 320 के अंदर इनडायरेक्ट फैक्ट्री वेजेस का है। अब अगर आपने किसी चीज को चेक करना है या बेंचमार्किंग करनी है, हमने जो पहले सारी डिस्कशन की, तो आप आराम से कर सकते हैं। आपने इसको कम करना है 320 को, अब आप कहेंगे यार इसमें क्या चीज कम करूं, इसमें सबसे ज्यादा चीज किस चीज का है, सबसे ज्यादा पोर्शन किस चीज का है, 125 का। सो 125 इज द हाईएस्ट कॉस्ट इन कस्टमर कॉस्ट पर कस्टमर ऑर्डर ना, पर कस्टमर ऑर्डर की कॉस्ट में द हाईएस्ट कंपोनेंट इज इनडायरेक्ट फैक्ट्री वेजेस। सो यू कैन वर्क ऑन रिड्यूसिंग इनडायरेक्ट फैक्ट्री वेजेस। तो ये आपको फर्दर डिटेल्स दे रहा है, एक्शन के लिए आपको एक जगह दे रहा है कि हाँ इसके ऊपर काम कर सकते हो। ठीक है, ओके। क्या इसी तरह आप ये इसका भी फाइंड आउट कर सकते हैं, इसका भी, इसका भी, इसका भी, सबको फाइंड आउट कर सकते हैं ना। ठीक है, इन द सेम वे यू कैन फाइंड इट आउट फॉर ईच एंड एवरी डिफरेंट कंपोनेंट। क्लियर हो गया? सही है, आगे जाएं क्लास, आगे जाएं। ओके, अच्छा, अब लेट्स मूव ऑन। अब जाते हैं इसी सेम इंफॉर्मेशन को यूज करते हैं स्टैंडर्ड स्टेंशन के लिए। स्टैंडर्ड स्टेंशन के लिए अगर आप ये फाइंड आउट करना चाहते हैं कि स्टैंडर्ड स्टेंशन बनाते हुए कितना इनडायरेक्ट फैक्ट्री वेजेस लगी थी और पर ऑर्डर कितना आया, तो हमें पता है कि 125 उसका पर ऑर्डर आ रहा था ना, 125 पर ऑर्डर, और स्टैंडर्ड स्टेंशन टोटल कितने बने, 600 कस्टमर ऑर्डर्स थे। तो इसका मतलब स्टैंडर्ड स्टेंशन के ऊपर 75,000 का इनडायरेक्ट फैक्ट्री वेजेस लगा है। ये अब आपको एक और नई इंफॉर्मेशन पता चल गई। आपने ये देख लिया कि स्टैंडर्ड स्टेंशन के ऊपर इनडायरेक्ट फैक्ट्री वेजेस कितनी लगी हैं, आपको इसकी इंफॉर्मेशन भी मिल जाती है। इसी तरह आप ये सब चीजें कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर है? आगे जाएं जी। 600 ऑर्डर्स थे, ये थे स्टैंडर्ड स्टेंशन का। दो थे ना, दो किस्म के प्लॉट्स थे हमारे पास, एक स्टैंडर्ड स्टेंशन था, एक कस्टम कंपस हाउसिंग था। ठीक है, दो चीजें थी। एक कस्टमर हम वो भी कर सकते हैं बिल्कुल, जिस तरह हम लोगों ने वो किया था विंडवर्ड यार्ड, एक कस्टमर देखा था ना। अब उसके कितने ऑर्डर्स हैं, मल्टीप्लाई बाय कस्टमर ऑर्डर, उसका एक ऑर्डर है, उसके कितने ऑर्डर्स थे, तीन थे, तीन थे मेरे ख्याल, तीन थे ना। खैर व्हाटएवर, जितने भी हैं, कोई और कस्टमर उसके 4 हैं, कोई और कस्टमर उसके 10 हैं, उसको अगर मैं उससे मल्टीप्लाई कर लूं 125 के साथ, तो मुझे पता चल जाएगा कि कस्टमर ऑर्डर कॉस्ट उस कस्टमर की कितनी निकल आई, ये भी फाइंड आउट कर सकता हूं। तो इससे आप बहुत सारी चीजें फाइंड आउट कर सकते हैं। सो दिस इज अ गुड एनालिसिस, ये एनालिसिस के लिए एक अच्छी चीज है जो कि आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, क्लियर हो गए? अब देखें कस्टम कंपस हाउसिंग 400 कस्टमर ऑर्डर्स, इसके लिए भी फाइंड आउट कर सकते हैं। सही? ओके, नाउ अब आगे क्या करना है, आपने पहले एक फर्स्ट स्टेज एलोकेशन की, उसके बाद हम लोगों ने पर एक्टिविटी के अंदर पर ओवरहेड फाइंड आउट कर दिया। फिर इसको अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो मुझे और कॉस्ट फाइंड आउट हो सकती है। अब आगे क्या करना था, हमने कहा था कौन सी कॉस्ट चेंज होनी आसान है, कौन सी मुश्किल है, ये कहा था ना हमने। So yellow cost can be adjusted to changes in activity level, but it would require management action. ठीक है, ये भी हो गया। लास्ट वन रेड बहुत मुश्किल है। ठीक है, रेड कॉस्ट can be adjusted to changes in activity level only with a great deal difficulty and with management intervention. ये सबसे मुश्किल तरीके से चेंज हो जाएगी, लेकिन तब होगी जब मैनेजमेंट इंटरवीन करे, थोड़ा सा मुश्किल तरीके से ये चेंज होगी। ये आसान तरीके से चेंज होगी, रिक्वायर मैनेजमेंट एक्शन, वो ऑटोमेटिकली खुद ब खुद चेंज हो जाएगी विद चेंजेस इन एक्टिविटी। जी ऑफिस ये आप लोग असाइन करेंगे ना, ये आपको पता है ना कि इसमें से कौन सी कॉस्ट एक्टिविटी के साथ चेंज होती है, कौन सी नहीं होती, तो आप उसको लेबल्स असाइन कर देंगे। जब आप लेबल्स असाइन कर देंगे और लेट्स से आपको काम मिले कि इस कॉस्ट को चेंज करें, तो आप लेबल्स को देखेंगे, आप कहेंगे ग्रीन, यार ये खुद ब खुद चेंज होगा। क्यों? अगर मैं एक्टिविटी कम कर दूं तो डायरेक्ट मटेरियल खुद ब खुद कम या ज्यादा होता है ना,
एक्टिविटी कम, डायरेक्ट मटेरियल कम, एक्टिविटी ज्यादा, डायरेक्ट मटेरियल ज्यादा, ऑटोमेटिकली आपकी जरूरत नहीं है। शिपिंग कॉस्ट हमने कहा था शिपिंग कॉस्ट इस क्वेश्चन में डायरेक्ट है, तो अगर डायरेक्ट कॉस्ट है तो वो खुद ब खुद चेंज होगी, ठीक। खुद ये लो जो थोड़ा सा मैनेजमेंट इंटरवीन करी, डायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट फैक्ट्री वेजेस, फैक्ट्री यूटिलिटीज, एडमिनिस्ट्रेटिव वेजेस एंड सैलरीज, ऑफिस इक्विपमेंट डिप्रिसिएशन, मार्केटिंग वेजेस एंड सैलरीज, सेलिंग एक्सपेंसेस। रेड कॉस्ट फैक्ट्री इक्विपमेंट डिप्रिसिएशन, डिप्रिसिएशंस आर नॉर्मली रेड कॉस्ट हर जगह। आप एक्टिविटी चेंज कर दें, डिप्रिसिएशन ने चेंज नहीं होना ना, क्योंकि डिप्रिसिएशन तो अगर आप स्ट्रेट लाइन कर रहे हैं तो हर साल आपने सेम करनी है, हर साल सेम होगी ना, डिप्रिसिएशन चेंज नहीं होगी, चाहे आप एक्टिविटी ज्यादा करें या कम करें। सो रेड कॉस्ट। बिल्डिंग लीज, योर बिल्डिंग इज ऑन लीज, सो यू नीड टू पे लीज रेंटल्स, तो उसका जो लीज अमाउंट है वो तो आपने हर ईयर देना है, चाहे आप उस बिल्डिंग में 100,000 प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करें, दिन रात काम करते रहे, चाहे आप उसको लॉक कर दें, आपने फिर भी लीज देनी। सही? Got the idea? So this is action analysis of custom campus housing, or this is how it is made. Okay. 2 minutes break लेते हैं and then we'll start with the second appendix. ठीक है? चलिए इसको पॉज करें। बस हो गए यार, इसको खत्म करते हैं आज यार, इससे जान चुके हैं। Okay, let's start. So now the second appendix is about a modified form of activity-based costing to determine product cost for external reports. Modified form of ABC. ABC हमने पढ़ ली है. This is a modified form to determine product cost for external reports. ठीक है? अब ये modified form क्या है और ये कैसे काम करती है? Use activity-based costing techniques to compute unit product cost for external reports, and this is how we do it. A modified form. Now, how will we use it? Okay, it can be used to develop product cost for external financial reports. अब इसमें क्या करना है हमें? ABC की product cost में हमें पता था कि it includes organization sustaining cost and unused capacity cost. Do you remember this concept? Unused capacity cost. ये किसी को याद है पिछले कोर्स में से? वहां पर भी ये टॉपिक अपेंडिक्स के अंदर था और हमने पढ़ा था about capacity. किसी को याद है? Yes sir. कैपेसिटी क्या पढ़ा था इब्राहिम? वो जो 100% कैपेसिटी पे अभी वही जो चीज था इसकी वो तो पूरी नहीं होगी, मेमोरी तो पूरी नहीं होगी। हाँ सर। नहीं ये चीज नहीं है भाई। ये तो नहीं था सर कि हम कॉस्ट पे कर रहे किसी रिसोर्स पे लेकिन फुल यूज यूटिलाइज नहीं कर रहे थे, तो उसमें सर बॉटलनेक का भी था कि नहीं, आप लोग बोल तो सही रहे लेकिन वो ये चीज नहीं है। अगर आपको याद हो हम लोगों ने POHR फाइंड आउट किया था, एक आम तरीके से फाइंड आउट करते थे जिस तरह हम लोग करते रहे हैं कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट। फिर हम लोगों ने POHR फाइंड आउट किया कैपेसिटी के ऊपर कि अगर कैपेसिटी हो तो उसमें POHR क्या हो। उसकी कैलकुलेशन थोड़ी सी डिफरेंट थी। वहां पे हमने ये देखा था कि कैपेसिटी अगर पूरी नहीं है तो उसका क्या फर्क पड़ता है। कैपेसिटी अगर आप फुल कैपेसिटी पे काम नहीं करते ना तो आप लोग एक्चुअली लॉस कर रहे हैं, आप लोग लॉस कर रहे हैं, यानी आप काम ज्यादा कर सकते हैं लेकिन आप काम नहीं कर रहे। तो उसमें हमने ये पढ़ा था कि अगर मैंने कुछ रेट्स फाइंड आउट करने हैं तो वो मैं फुल कैपेसिटी के ऊपर करूं ताकि मुझे समझ आए कि लॉस मेरा क्या है व्हेन आई एम प्रोड्यूसिंग अंडर माय फुल कैपेसिटी, व्हेन आई एम नॉट यूटिलाइजिंग माय फुल कैपेसिटी, तब क्या होगा। ठीक है, अब एबीसी प्रोडक्ट कॉस्ट आपको कह रहा है कि इंक्लूड ऑर्गेनाइजेशन सस्टेनिंग कॉस्ट एंड अनयूज्ड कैपेसिटी कॉस्ट, इसको बोलते हैं अनयूज्ड कैपेसिटी कॉस्ट। फॉर एग्जांपल आपके पास मशीन है जो कि 10,000 यूनिट्स बना सकती है लेकिन आप उसे बनाते हैं 8,000 यूनिट, तो क्या मशीन की डेप्रिसिएशन में कोई फर्क पड़ता है? आप जो डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं उसमें कोई फर्क पड़ता है? नहीं पड़ता ना। नहीं सर, ठीक है, लेकिन अगर आप प्रोडक्शन ज्यादा कर दें फुल उसकी कैपेसिटी के मुताबिक तो फिर आपकी जो कॉस्ट। ओके क्लास, so now we need to look at the modified
form of activity based cost. So we said ABC product cost include organization sustaining cost and unused capacity cost. जो capacity आपने इस्तेमाल नहीं की उसकी cost भी add है. और exclude कौन सी cost हुई है? Non manufacturing cost even if they are caused by the products. हमने कहा था कुछ cost excluded है. So non manufacturing cost even if they are used by the products, caused by the products, वो इससे exclude हुई. ठीक है? Okay. So let's move on. Now, let's have a look at this example. Maxwell Industries provides the following information for the company as a whole and for its only two products, premium and standard smoker barbecue units. ये कंपनी है जिसके दो प्रोडक्ट्स हैं, प्रीमियम और स्टैंडर्ड स्मोकर या बारबेक्यू यूनिट्स. Total estimated manufacturing overhead is 1,520,000. Total estimated direct labor hours are 400,000. अगर मैं ट्रेडिशनल तरीके से काम करूंगा तो मैं इसको इस पे डिवाइड कर दूंगा, मेरे पास सिंपली ओवरहेड की कॉस्ट आती है. आगे चलें. डायरेक्ट मटेरियल पर कॉस्ट पर यूनिट इज 40 फॉर प्रीमियम, 30 फॉर स्टैंडर्ड. दो प्रोडक्ट्स हैं मेरे पास, प्रीमियम और स्टैंडर्ड. डायरेक्ट लेबर कॉस्ट पर यूनिट इज गिवन, डायरेक्ट लेबर आवर्स पर यूनिट आर गिवन, यूनिट्स प्रोड्यूस्ड आर गिवन. दिस इज योर डेटा सो फार. सही है? क्लियर है? मसला तो नहीं है? Let's move on. Okay. Assuming that Maxwell's traditional cost system relies on one predetermined plant-wide overhead rate. अगर आप एक plant-wide overhead rate इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, एक ही rate, तो फिर आप उस तरीके का ट्रेडिशनल सिस्टम में हम लोग क्या करते थे कि कॉस्ट को डिवाइडेड बाय एक्टिविटी, ये काम करते थे ना, याद है सबको? ठीक है? ओके, लेट्स गो बैक टू द क्वेश्चन. इसका मतलब ये हुआ कि अगर इफ यू हैव टू कैलकुलेट दैट वन रेट एंड इट इज with direct labor hours as the allocation base, तो फिर आप लोग क्या करेंगे? ये direct labor hours है, ये total cost है, so you will divide 1,520,000 by 400,000 and this will give you your predetermined overhead rate, जो हम लोग इससे पहले फाइंड आउट करें. Okay, so that rate is 1,520,000 divided by 400,000 direct labor hours, so the rate is 3.80 per direct labor. ये क्लियर हो गया? ट्रेडिशनल सिस्टम सबको क्लियर है? लेट्स मूव फॉरवर्ड. अब क्या कह रहे हैं कि मैक्स ट्रेडिशनल कॉस्ट सिस्टम, अगर वो ट्रेडिशनल कॉस्ट सिस्टम से आपकी प्रोडक्ट कॉस्टिंग करें तो वो कैसे प्रोडक्ट की कॉस्ट करेगा? देखें, 40 इस पे लगा, 24 ये लगा, और थर्ड चीज आपको क्या ऐड करते हैं इसके साथ? थर्ड चीज क्या ऐड करते हैं? प्रोडक्ट कॉस्ट, फैक्ट्री ओवरहेड. फैक्ट्री ओवरहेड आप किस तरह इस्तेमाल करते हैं? टोटल कॉस्ट मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड डिवाइडेड बाय लेबर आवर्स. तो वो तो मैं ऑलरेडी कर चुका हूं ना, उससे मुझे क्या मिलता है? What do I get from that? POHR which is equal to, इस केस में भी कितना है? अभी हमने कैलकुलेट किया 3.8 का. जब ये आ जाए इसके बाद क्या करते हैं? मल्टीप्लाई बाय एक्टिविटी. प्रीमियम की एक्टिविटी कितनी है? 40. 50,000 will not produce it. आपने यहाँ पर क्या किया? Sir, 66. बेस क्या दिया? Labor hours. लेबर आवर्स. बेस लेबर आवर्स की 4 लेबर आवर्स है. Yes sir. दिस इज टोटल लेबर आवर्स. अच्छा. जब आप एक्चुअल से मल्टीप्लाई करेंगे तो मैं आई एम फाइंडिंग इट आउट फॉर प्रीमियम, तो प्रीमियम के लेबर आवर्स कितने हैं? 2 एक यूनिट के. आपने कितने यूनिट बनाए हैं? सर 1 lakh हो गए. 50,000. Yes sir. 2 मल्टीप्लाई 50,000. 1 lakh. कितने हो गए लेबर आवर्स? 1 lakh. 100,000 लेबर आवर्स. ठीक है? अगर यहाँ पे पर यूनिट कॉस्ट आप लोग फाइंड आउट करना है तो फिर इसको मैं 38,000 सर. सिर्फ ये लिखूंगा, Yes sir. और अगर टोटल फाइंड आउट करना तो मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा. 38,000. यहाँ पे फिलहाल ये पर यूनिट है ना, सो लेट्स राइट इट एज पर यूनिट. 40 24 plus 3.8 equals 3.8 equals G class 40 plus 24 plus 3.8 67.8. This is for premium. 67.8 for your premium product. ठीक है? अच्छा 67.8 में हमने क्या ऐड किया था? 3.8
एक लेबर आवर के लिए है और टोटल लेबर आवर लगते हैं 2, so this is not 3.8, this is 7.6. 7.6. So now क्या ग्रेड है ये? 64 plus 70.6. 70 नहीं 71.6. 1. अब क्लियर हो गया? अब क्लियर हो गया? Yes, sir. अब क्लियर? Okay. For standard it would be equal to 3 lakh 1.5 multiplied by 2 तो 3 हो गया सर 3 लाख 3 लाख हो गया ये एक फिगर यहाँ पे क्या है? फैक्ट्री ओवरहेड यहाँ पे कितना है? 5.7 1.5 को 3.8 से 1.5 को 3.8 से मल्टीप्लाई करें। फाइव पॉइंट सेवन आ रहा है प्लस 30 प्लस 18 53.7 ठीक सो 53.7 एक के लिए ना क्लियर क्लियर यस सर क्लियर सो फार यस सर ओके अब तक आसान है हम लोगों ने प्रीमियम के लिए और स्टैंडर्ड के लिए वी फाउंड आउट पर यूनिट प्रोडक्ट कॉस्ट फाइंड आउट हो गई लेट्स मूव ऑन अब अगर ABC project team at Maxter has developed the following basic information अब ये इनके पास फर्दर इंफॉर्मेशन है जो कि ABC टीम ने ली है जो एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग टीम है वो क्या कहते हैं वो कहते हैं एस्टिमेटेड ओवरहेड कॉस्ट इज 1,550,000 इतनी आ रही थी सेम है ना सेम है 1,550,000 is your total मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड इसमें से कितना पोर्शन कहां पर है कितना पोर्शन कहां पर हमने कहा था ये कॉस्ट पूल्स है ना हमने कहा कॉस्ट पूल्स बनाते हैं उसके अंदर डिफरेंट कॉस्ट आते हैं फर्स्ट स्टेज एलोकेशन करते हैं वो इसने कर दी है लेट्स से आप इसने कर दी है और आपके पास टोटल कितना आ रहा है 800,000 डायरेक्ट लेबर सपोर्ट दिस इज फर्स्ट कॉस्ट पूल सेकंड कॉस्ट पूल क्या है 480,000 ओके व्हिच इज मशीन सेटअप्स आगे चले पार्ट्स एडमिनिस्ट्रेशन पार्ट टाइप्स 240,000 तो टोटल ओवरहेड्स आपके पास आ गए 1,550,000 ये बात क्लियर है यस सर अब आगे आ जाए एक्सपेक्टेड एक्टिविटी अब ये क्या चीज आपको शो करती है ये आपको क्या चीज शो करती है ये आपको क्या चीज शो करती है व्हाट इज दिस शोइंग एक्सपेक्टेड एक्टिविटीज है लेकिन इसको आप कहां पे इस्तेमाल करते हो PHR लेकिन यहां पर एबीसी में आप उसको क्या बोलते हैं एक्टिविटी रेट रेट्स ठीक है एक्टिविटी रेट्स फिर आप कैसे फाइंड आउट करते हैं जब आप कॉस्ट को उसकी एक्टिविटी वर्जन के साथ डिवाइड करें जिस तरह हम लोगों ने यहां पे 1,540,000 को उसकी एक्टिविटी के साथ डिवाइड किया सो 100,000 फॉर प्रीमियम स्टैंडर्ड 300,000 टोटल 400,000 याद है टोटल 400,000 था ये यहां पर सही है अब यहां पर देखिए ये बात से देखिए यूनिट्स प्रोड्यूस 50,000 और 200,000 ओके मशीन सेटअप्स 600 प्रीमियम के 200 स्टैंडर्ड के टोटल 800 पार्ट्स एडमिनिस्ट्रेशन 140 प्रीमियम स्टैंडर्ड 60 टोटल इज 200 सारा डेटा क्लियर ओके अब इसको इस्तेमाल करें इसको कहां पे इस्तेमाल करेंगे दिस इज योर एक्टिविटी लेबर और डायरेक्ट लेबर सपोर्ट ये डायरेक्ट लेबर सपोर्ट की कॉस्ट है ये उसका टोटल एक्टिविटी मेजर आ गया और जब मैं कॉस्ट को डिवाइड बाय एक्टिविटी मेजर करता हूं तो मुझे एक्टिविटी रेट फाइंड आउट हो जाता है ना ओके अच्छा फिर अब आगे क्या करूं सर इनको डिस्ट्रीब्यूट इसको डिस्ट्रीब्यूट कॉस्ट को डिस्ट्रीब्यूट कर कॉस्ट को डिस्ट्रीब्यूट करूं कैसे डिस्ट्रीब्यूट करूं सर वो परसेंटेज परसेंटेज से निकालते हैं कैसे सर इनको 25% से 25% क्या है प्रीमियम के लिए प्रीमियम 25% है ये कैसे पता चला मुझे सर वो टोटल टोटल से 100 टोटल 400,000 है 100 डिवाइड बाय 4 100 डिवाइड बाय 400,000 तो ये कितना बन गया 25.25 तो 25% है तो फिर प्रीमियम में कितना कॉस्ट जाएगी सर
तो 800 से मल्टीप्लाई करें तो 800 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 लाख कितना आएगा 2 लाख 2 लाख। तो इसका मतलब ये है कि प्रीमियम में 2 लाख चला जाएगा प्रीमियम में, ये आप कहना चाहते हैं। ओके अच्छा डायरेक्ट सपोर्ट ओके हम लोग जब मुझे ये 1,540,000 पहले पूरा मिला, सो व्हाट डिड आई डू विद दिस 1,540,000? Divided by I divided by the 4 direct labor hours. by direct labor hours which was 400,000। अब मेरे पास हर एक्टिविटी का अलग अलग हर प्रोडक्ट का अलग अलग है। तो अगर हर प्रोडक्ट का अलग अलग है तो फिर हम लोगों ने हर प्रोडक्ट के लिए अलग अलग एक्टिविटी रेट फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो अगर 800,000 टोटल है और इस 800,000 का 1,540,000 टोटल है, तो इस प्रीमियम के लिए मेरे पास ओवरहेड कॉस्ट डायरेक्ट लेबर सपोर्ट आवर्स जो थे वो 800,000 थे और उसमें 100,000 एक्सपेक्टेड एक्टिविटी इज 100,000। दिस इज कॉस्ट, दिस इज एक्टिविटी। तो कॉस्ट डिवाइड बाय एक्टिविटी यही करते थे ना Yes, sir. आप कॉस्ट डिवाइड बाय एक्टिविटी करते थे ना, ठीक है। तो अगर ये कॉस्ट है तो इस कॉस्ट के लिए एक्टिविटी क्या होती है? सर वो है 100 कौन सी? सर ये 400 400, लेकिन ये तो टोटल है, तो मैं टोटल कॉस्ट की बात कर रहा हूं यहां पे। नहीं नहीं तो मैं क्या कर रहा हूं? देखिए डायरेक्ट लेबर सपोर्ट आवर्स की कॉस्ट है इतनी, इसकी एक्टिविटी हर एक के लिए इतनी है और टोटल इतनी है। अगर मैं इसको टोटल से डिवाइड करूंगा तो जो मुझे रेट आएगा उसको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा इंडिविजुअल के साथ या एक्चुअल के साथ, तो मुझे हर प्रोडक्ट का अलग अलग मिल जाएगा। ये आपको क्यों भूल गए? ये मैंने भी बोला आपने इससे पहले बोला था। अच्छा ओके, करें दोबारा करें, स्टेप बाय स्टेप करें ताकि गलती ना हो। 2 लाख 2 लाख कैसे आया? माय क्वेश्चन इज सेम। 800,000 divided by 400,000 multiplied by 1 the answer is 2 पर डायरेक्ट लेबर आ रहा है आपके पास, ठीक है। जब आपने 400,000 के साथ डिवाइड किया, जब उसको मल्टीप्लाई किया तो आपके पास 2 लाख। सही है, ये बात क्लियर हो गई? ओके, सो लेट्स फाइंड इट आउट फॉर ईच एंड एवरी एक्टिविटी। यहां पर आपके पास आ गया 200,000, लेट्स राइट इट ओवर हियर। यहां पर आपके पास आ गया 600,000। दिस शुड बी इक्वल टू This. ठीक है द टोटल, सही है। द एडिशन ऑफ दीस टू शुड बी इक्वल टू द टोटल। क्लियर है? आगे जाए। 480,000 डिवाइड बाय 800 multiply by 600 which will give you 360 360,000 yes sir and over here it's 200, 220 so multiply by 200। यहाँ से जो भी आपके पास फिगर आएगा, इसमें 2 आ रहा था और इसमें कितना आ रहा था? 8 6 are 48, 600 आ रहा था। Okay, 600 multiply by 200 120,000। 120 plus 360 480। Yes, sir. ये भी सही हो गया। आगे जाएं। 200. 240,000 divided by 200 equals 1200 multiply by 140 equals 168,000 70,000। इसको रोल करें, इसको रोल करें, इसको रोल करें। इसको तो हम रोल करके देख चुके हैं ना कि 6 plus 2 equals 8, 120 plus 360 480, 72 plus 168 240। ये तो हम चेक कर चुके हैं कि सही है। Yes, sir. अब इसको टोटल करेंगे तो मुझे क्या मिलेगा? 200,000 plus 360,000 plus 168,000। ये क्या फिगर है? 728. ये लेकिन what does this mean? ये इस प्रीमियम प्रोडक्ट की कॉस्ट है अकॉर्डिंग टू ABC project ABC। ठीक है, जो उसने इंफॉर्मेशन दी उसके मुताबिक मेरे पास इसकी कॉस्ट आ रही है 768 और 20। 728 sir. ये 68 किसने बताया? 68 किसी ने नहीं लिखा sir. किसी ने भी नहीं कहा, 28. मैंने खुद ही लिख दिया। ओके 728 and 28 and how and what is the total of this one? 792 कितना? 792 790 2. 92,000।
792,000 2,6,279 सही है ओके 792 सही है Yes. याद रख सके आगे जाएं No, sir. नो लेकिन इसको जो आखिरी काम करना है वो इसको कंपेयर करना है ताकि जल्दी से वो काम खत्म करें थोड़ा थोड़ा टाइम कितना है ये एंड डन Sir, please. 2 slides sorry only 2 slides let's compute it quickly ताकि खत्म हो अच्छा याद रख लोगों ने कर लिया अब हम लोगों ने याद रख कर लिया ठीक हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया 728,000 and 792,000 फॉर ईच एंड एवरी प्रोडक्ट प्रीमियम के लिए इतना आ गया स्टैंडर्ड के लिए इतना नाउ एक्टिविटी बेस्ड यूनिट प्रोडक्ट कॉस्ट फॉर बोथ प्रोडक्ट लाइंस अब एक्टिविटी बेस्ड में अगर मैं यूनिट प्रोडक्ट कॉस्ट को फाइंड करूं यूनिट वाइज ठीक है यूनिट वाइज मेरे पास यूनिट वाइज ये था ट्रेडिशनल 40 प्लस 24 प्लस 7.6 ठीक है ये ट्रेडिशनल सिस्टम था ओके सम और Yes, sir. ये ABC वाला जो है Yes, sir. 40 plus 24 remains the Same. same. It would remain the same. Why? Because this is direct cost और direct cost की allocation नहीं है इसका मतलब इससे कोई ताल्लुक नहीं. So we are actually talking about this cost over here. Manufacturing overhead per unit. Okay. अच्छा. Manufacturing overhead क्या बात है? Manufacturing overhead per unit. Manufacturing overhead per unit मुझे कहाँ से मिलेगा और कैसे मिलेगा? Manufacturing overhead per unit. सर ये 728 को डिवाइडेड बाय यूनिट 728 को ये 728 ओके ये आ गया इसको 3.8 को नहीं हटाते ये इसी क्वेश्चन का पार्ट था ना 3.8 ये वाला इसको द साइड पे लिख देते हैं ताकि सो दैट वी नो व्हाट इज दिस 3.8 ओके 728,000 एंड 792,000 जो मैंने यहां पे फाइंड आउट किए हैं ये उसके टोटल आ रहे हैं अच्छा फिर अब बोलें टोटल एक्टिविटी पे डिवाइड करें फिर मल्टीप्लाई बाय जितने आप घंटे लगे टोटल एक्टिविटी पे डिवाइड करें कौन सी एक्टिविटी थी सर यूनिट प्रोड्यूस किया था यूनिट प्रोड्यूस किया था लेबर आ सर लेबर अब वो कह रहा है कि लेबर आर आप कह रहे हैं यूनिट ये दोनों अलग अलग है सर तो जिस यूनिट से उसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करके लेबर और प्रोडक्ट्स Number of products. नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स पे क्या करूं Direct divide नहीं कर सकते. डायरेक्ट डिवाइड नहीं कर सकते नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स कितने हैं सर वही बात हो गई सर वो 50,000 है और वो एक बार आके फिर मल्टीप्लाई बाय एक मिनट ऐसा नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स कितने हैं 1 लाख नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स कितने हैं 50,000 50,000 Yes, और 2 लाख ठीक Yes, sir. ओके 50,000 नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स है और आपके पास 728,000 करें सर 14.7 सर वही 14.5 14.5 14.56 आपके पास डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट मटेरियल कितना था 40 प्लस 24 40 डायरेक्ट मटेरियल 24 डायरेक्ट लेबर ओवरहेड्स 14.56 तो इसका मतलब आपके पास यूनिट कॉस्ट कितनी आ गई 78.56 ठीक है अब आते हैं स्टैंडर्ड के ऊपर 30 प्लस 18 दैट वाज गिवन यू इन द क्वेश्चन 30 प्लस 18 अब आते हैं मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड मेरे पास टोटल कॉस्ट आ रही है 792,000 और इसके यूनिट्स कितने थे मेरे पास 200 इसके मेरे पास यूनिट्स आ रहे थे 200,000 so 792,000 divided by 200,000 3.9 ये यार एग्जैक्ट Yes. 3.96 ओके 3.96 इसमें ऐड कर दें डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट लेबर को which is 30 plus 18 so 30 plus 18 equals 48 plus 3.96 51.96 ये आ गया Yes, sir. एक्टिविटी बेस्ड का अच्छा अब आगे चलें अब इसको और अब ये मेरे पास सारी कैलकुलेशंस हैं जो हमने सब इस बोर्ड पे व्हाइट बोर्ड पे रखी 51.96 ये वाला ठीक ये वाला 14.56 पे जहां पे हमने ऐड किया 78.5 Yes, sir. दिस इज योर एक्टिविटी बेस्ड ट्रेडिशनल जो हमने फाइंड आउट किया था इससे पहले वाला ठीक है वो है 71.6 plus 53.7 now compare the unit cost note that the unit product cost of a standard unit decreased 71.6
78.56। तो प्रीमियम में आपके पास क्या हो रहा है कि 71.6 से इंक्रीज हो रहा है 78 पर। अब आ जाए स्टैंडर्ड पे 53.7 से डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, आपको मैंने पहले भी समझाया था कि ये आपने कहीं भी नहीं कहना कि हमेशा एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग का यूनिट प्रोडक्ट कॉस्ट ज्यादा होता है या कम होता है। देयर इज नो सच थिंग, इट ऑल डिपेंड्स ऑन दोस थ्री रीजंस कि कहां पे किसका पोर्शन ज्यादा है। तो कुछ कॉस्ट ज्यादा हो जाएगी किसी प्रोडक्ट की और किसी प्रोडक्ट की कॉस्ट कम हो जाएगी। इसका रीजन क्या होगा? इसके रीजन वो तीन रीजंस थे जो हम इससे पहले भी दे चुके हैं और इससे पहले भी हम उसको डिस्कस कर चुके हैं। आज क्लास स्टार्ट करते हुए हमने डिस्कस किए थे कि तीन रीजंस होते हैं। एक मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट का रीजन कि मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ट्रेडिशनल कॉस्टिंग में सारी आती है, जबकि एबीसी में मोस्ट बट नॉट ऑल। अच्छा, आगे आ जाए नॉन मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। नॉन मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ट्रेडिशनल में नहीं और एबीसी में सम है बट नॉट। ठीक, अच्छा। सेकंड, फिर हमने बात की एक्टिविटी मेजर्स की कि हम लोग जब ट्रेडिशनल करते हैं तो उसमें एक होता है सर, एक हम लोग ओवरहेड का रेट फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, और वो होता है वॉल्यूम बेस्ड। जबकि एक्टिविटी बेस्ड में बहुत सारे होते हैं तो उसमें वॉल्यूम भी होता है और नॉन वॉल्यूम। क्लियर हो गया? और थिर्डली कि नॉन मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट भी इंक्लूडेड होती है, वो मैंने इससे पहले रीजन में आपको बता दिया। सो दीस थ्री रीजंस आर बेसिकली द रीजन फॉर द डिफरेंसेस ओवर हियर। एग्जाम में जब मैं पूछूं कि इसका डिफरेंस क्यों है तो आपने मुझे तीन रीजंस देने। क्लियर है? यस सर। ओके, एंड ऑफ चैप्टर। आप अपेंडिक्स भी कर सकते हैं, अभी अपेंडिक्स क्वेश्चंस भी कर सकते हैं, वो मैं आपको इस वीकेंड पे दे दूंगा। कल हम लोगों ने नया चैप्टर स्टार्ट करना है, इसको पॉज कर दें। इस वीकेंड पे नहीं, नेक्स्ट वीकेंड पे। अच्छा, वो